नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में दिखा कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 18,600 के ऊपर बंद, लेकिन निफ्टी बैंक में करीब 200 अंकों की गिरावट। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी संभव। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के दिखे तीखे तेवर। सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत देने की तैयारी। यूरिया का मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने पर विचार। दूसरे नियमों में भी मिल सकती है छूट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए बनेगा पोर्टल। बीज, फर्टिलाइजर, फसल की बीमा की शिकायत पर होगी फौरन सुनवाई। छत्तीसगढ़ में ट्रायल शुरू। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की, जो कल आने वाली है, और इससे पहले बाजार की नजर इस पर टिकी हुई है। आरबीआई ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। क्या है अनुमान, ये बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई का क्या फोकस रह सकता है? ब्याज दरें कितनी बढ़ सकती हैं इस बार? देखिए, आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ ग्रोथ मैनेज करना है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी। इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर आपका इम्पोर्टेड है, तो उसके प्रेशर में काम करना पड़ेगा। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेट हाइक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस बार शायद 35 बेसिस पॉइंट या 25। हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड है, लोगों को ज़्यादातर लगता है कि शायद 35 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डीके जोशी क्रिसिल को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। टेपर डाउन इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पे फोकस सरकार का तो ही है, आरबीआई का भी होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों में आपने देखा होगा क्रेडिट ग्रोथ जो है 18 से 20% पे गई है। और लिक्विडिटी क्रंच ना हो, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी उतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स अभी उतने बढ़े नहीं हैं। तो ये बीच बीच में रिपोर्ट्स भी आई हैं और आरबीआई इसकी चिंता भी जाहिर कर चुका है कि डिपॉजिट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक ना करके भी वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए 25 या 35 के बीच में एक बात ये चल रही है। दूसरा एक सवाल ये उठ रहा है कि इन्फ्लेशन लगातार नीचे आया है, तो क्या वो अपने टारगेट्स को कोई चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसमें शायद नहीं चेंज करेंगे, ना टारगेट चेंज करेंगे, ना ही जो जीडीपी का ग्रोथ चेंज करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हालांकि उनका जो उन्होंने लक्ष्य रखा उससे बहुत नीचे आना है, और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो विंटर सीजन होता है, इसमें खास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से गिरता है, और क्रॉप जो आने वाली वीट की है वो भी बहुत रोबस्ट होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4 महीनों में इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे आएगा, तो शायद कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आरबीआई कल अपने रुख में कोई बदलाव कर सकता है क्या? वो अपनी कमेंट्री को चेंज कर सकता है? तो कमेंट्री फिलहाल वो चेंज नहीं करेंगे, हॉकिश ही रखेंगे। वो फरवरी की पॉलिसी जब आएगी उसमें वो अपने कमेंट्री में या रेट को पॉज कर दें, वो हो सकता है। लेकिन अभी फरवरी तक डेटा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे मूव होता है, सरकार की प्लानिंग बजट के तौर पे कैसे दिखती है, और फेड क्या करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें फेड से कंट्रोल हो रही हैं। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो उस पर सारी कुछ कमेंट्री होगी। लेकिन मोटे तौर पे आप समझिए कि रेट हाइक होगी, कमेंट्री हॉकिश रहेगी, और कोई भी टारगेट्स चेंज नहीं होंगे, ना तो जीडीपी के और ना ही इन्फ्लेशन के। और अब बात करेंगे मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में कंसोलिडेशन दिखा। सेंसेक्स 208 पॉइंट गिरकर 62,626 पर बंद हुआ, और निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 18,643 पर बंद हुआ। तो वहीं आज की अगर बात करें तो पीयूसी बैंक के एफएमसीजी शेयरों में आज तेजी रही, तो वहीं आईटी, मेटल, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखी गई। आइए मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताएं सबसे पहले तो मार्केट्स के आज के हाईलाइट। तो देखिए, बाजार कल आरबीआई पॉलिसी है उसके पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रही है। इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते हमने 7-8 दिन की लगातार तेजी देखी थी, उसके 1-2 सत्रों
के बाद आपने थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिखाया है। खास करके आप देखेंगे तो लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली है। आज जो स्टैंड आउट सेक्टर था वो था सरकारी बैंक्स का पीएसयू बैंक इंडेक्स, जो एनएससी पे है, सबसे टॉप गेनर हो रहा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद यहाँ खरीदारी दिखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटल आईटी शेयर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे यहाँ बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, खास करके एफआई डेस्क पे। तो ओवरऑल बाजार की बात करें तो आरबीआई पॉलिसी के पहले थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का मूड। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का हाल, किन सेक्टर्स में आज सुस्ती और कहां पर थोड़ी तेजी दिखी? देखिए, जहां तक कि निफ्टी का सवाल है, यहां आपको दिखेगा गेनिंग साइड पे अदानी एंटरप्राइज। पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ करेक्शन हो रहा था, लेकिन आज के सत्र में लगभग 100 रुपए का बाउंस बैक ये स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा सीमेंट और एफएमसीजी शेयर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। एचयूएल, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में आधे से 1% तक की तेजी आपको नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको मेटल स्टॉक्स दिखेंगे। बीपीसीएल दिखेगा जो लगभग 3% नीचे था। टाटा स्टील, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आज दर्ज हुई। मिड कैप्स में काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। गेनर्स की बात करें तो आज जिंदल स्टेनलेस काफी सारी बल्क डील्स के बाद 10% ऊपर पाया गया। आईडीबीआई बैंक, वेस्ट लाइफ डेवलपर्स यानी मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी है वो, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स में आपको 5 से 6% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड में आपको दिखेगा कि थोड़े बहुत रियल एस्टेट शेयर्स और फिनटेक शेयर्स, खास करके पीबी फिनटेक जहां लगभग 4% की गिरावट थी। रेमंड वोखार्ड और मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा में आपको 2 से 3% की गिरावट दिखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल और अब बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। दरअसल कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष के तीखे तेवर दिखे और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार क्या कुछ अहम रहने वाला है और आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उससे संकेत मुझे लग रहा है कि बहुत शांतिपूर्वक ये भी सत्र नहीं चलने वाला है। और ये इसके पीछे एक और वजह है, वो ये है कि जब सत्र की शुरुआत कल होगी तो उसके अगले ही दिन आपको गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे, तो उसकी भी छाया, उसकी झलक देखने को मिलेगी। लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो विपक्षी ने अभी से ही मन बना लिया है कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुद्दा भी जोर शोर से उठाना चाहती है विपक्ष। एक और मुद्दा ये था कि आपने ऐसे संसद सत्र का समय रखा है कि बीच में क्रिसमस आ रहा है तो हमें इसमें छुट्टी चाहिए, तो ये एक मुद्दा उठा। लेकिन वो संसद सत्र के दौरान शायद हो सकता है तारीख में थोड़े बहुत फेरबदल हो, लेकिन हंगामेदार रहने के आसार हैं शुरू के कुछ दिन तक संसद सत्र में। लेकिन इन सब के बीच सरकार की कोशिश होगी कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पारित करा लिया जाए। जो बिल पारित नहीं हो सकते हैं उसको पहले बता दूं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी थे, जैसे बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, बैंकों के निजीकरण के लिए, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जिसका भी ड्राफ्ट ही जारी किया गया है, इसका डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस पर भी सलाह मशविरा का दौर ही चल रहा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिल शायद इस सत्र में आपको देखने को ना मिले। लेकिन जो बिल देखने को मिलेंगे उसमें चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ बिल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में के गवर्नेंस सुधार से जुड़ा हुआ बिल जिसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, मध्यस्थता के जरिए आपसी विवाद को सुलझाने के लिए एक बिल है उसको भी पारित कराने की कोशिश सरकार यहां पे करेगी। इन सबसे हट करके सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जिस दिन पेश होगा वो भी एक बड़ा दिन होगा, जिस दिन सरकार बताएगी कि आखिर किस किस मद में वो अपना बजट बढ़ाना चाहती है और किस किस मद में अपना बजट घटाना चाहती है चालू कारोबारी साल के बचे हुए महीनों में। जी, यानी कि भले ही दिल्ली में सर्दी हो इन दिनों, लेकिन शीतकालीन सत्र में पूरी गर्मी रहने वाली है। आप बने रहें लक्ष्मण जी हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को जो राहत देने की तैयारी की है उसके बारे में। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार यूरिया के मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट में बढ़ोतरी कर सकती है और इस पर एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, फर्टिलाइजर कंपनियों को किस तरीके की राहत मिलने जा रही है, क्या कुछ खबर? देखिए, यहाँ पे 3 मोर्चे पर राहत देने की तैयारी है और इसमें पहला यह है कि यूरिया उत्पादन का जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए मशीनों के आधुनिकीकरण पे जो खर्च होते हैं, सैलरी हुआ, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, इसका सरकार एक आधार बना करके आकलन करती है। वो 2003 के बाद से उसमें समीक्षा नहीं की गई, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर फर्टिलाइजर एसोसिएशन
ऑफ इंडिया और सरकार के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। कितना बढ़ाया जाए अभी ये अंतिम रूप नहीं तय किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि 12% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से सालाना इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। तो एक तो ये है जहां पे राहत मिल सकती है यूरिया बनाने वाली कंपनियों को। दूसरी राहत आपको मिल सकती है कि जो खास तौर से पीएनके फर्टिलाइजर है, जो मार्केट बेस्ड उसका एमआरपी होता था, सरकार ने पिछले दिनों उस पर ठहराव रोक दिया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब चूंकि कीमतें काफी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें कम हो रही है, तो ये एमआरपी की व्यवस्था फिर से सरकार यहां पे बहाल कर सकती है। कुछ इंपोर्ट ड्यूटी है कच्चे माल पर, उसको भी हटाने पर विचार है, और साथ ही साथ जो अभी एमआरपी होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जो शामिल किया था उसको हटाया जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर इंडस्ट्री के साथ बातचीत भी हो चुकी है और इंडस्ट्री का भी मानना है कि बहुत जल्द इसमें कुछ फैसला आता हुआ दिखेगा। सूत्र बता रहे हैं कि इन सारे उपायों पर फर्टिलाइजर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के डिटेल्स फर्टिलाइजर के लिए। और अब बात बजट की, वो इसलिए क्योंकि सरकार बजट में खास फोकस रेलवे पर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में रेलवे का आवंटन 25 से 30% तक बढ़ा सकती है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं दीपाली नंदा। दीपाली, बजट में रेलवे के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इस बार अगर हम जीपीएस की बात करें, बजटीय सहायता की बात करें, तो रेलवे को 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन मिल सकता है। काफी अहम ये साबित होगा और खास तौर पर जो फोकस रहेगा वित्त मंत्री का, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए और कैसे इसका एक्सपेंशन किया जाए, इस पर देखने को मिलेगा। अगर स्पेसिफिक एरियाज की बात करें तो रोलिंग स्टॉक की संख्या बढ़ाने, ट्रैक्स की डबलिंग करने और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट जो रेलवे लेकर चल रही है अगले 5 से 6 साल में, इन सभी मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एलोकेशन बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा। अगर पैसेंजर्स के हिसाब से बात की जाए, रोलिंग स्टॉक के हिसाब से बात की जाए, तो वंदे भारत को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमें आने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का अनाउंसमेंट भी इस बजट में किया जा सकता है। नई वंदे भारत इसलिए क्योंकि स्लीपर के साथ इन नई वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च करने की योजना है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को लेकर है। पिछले बजट की बात करें तो 2000 किलोमीटर को इसके अंडर लाने का ऐलान किया गया था और सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस बार भी इसका एक्सपेंशन होता हुआ हमें दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और सरकार किसानों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक पोर्टल बनाने जा रही है। इसमें फोन से ही बीज, फर्टिलाइजर, फसल बिक्री और बीमा से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। डिटेल लेते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं क्या सिस्टम बना रही है सरकार और ये पोर्टल कब तक चालू हो जाएगा? ग्राउंड लेवल पर किसानों को काफी सारी समस्याओं का सामना जो करना पड़ता है। कभी उन्हें बीज नहीं मिलते, कभी उनको खाद की कमी से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसान जो है अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर प्रीमियम देते हैं, लेकिन उनको मुआवजा जो है कई बार काफी कम जो है मिलता है। और एफसीआई के अधिकारी जो उनको परेशान करते हैं कि उनका गेहूं जो है वो नहीं खरीदते हैं। तो अब इन सारी समस्याओं का निदान सरकार जो है केंद्र सरकार करने की तैयारी जो कर रही है। एक किसान ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल जो है बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसके जरिए से किसान जो है अपनी शिकायत सीधे केंद्र सरकार से कर सकेंगे। आप एसएमएस के जरिए, कॉल के जरिए या फिर पोर्टल ऐप के जरिए किसान सीधे अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा पाएंगे। फिर सरकार इसके ऊपर एक्शन जो है वो लेगी। 3 टायर मैकेनिज्म जो है सरकार इस पर बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। 3 स्तर का ये इस पर का एक्शन जो है वो हो पाएगा। खासतौर पर सरकार ने इसका ट्रायल जो है ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू जो है वो कर दिया है। अगर वहां पर ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो किसानों से जो सुझाव मिलते हैं उसके बाद सरकार जो है इसको पूरे पैन इंडिया में लागू करने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो जनवरी से ये पोर्टल जो है किसानों के लिए पूरे देश के अंदर शुरू जो है हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आसिम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम पर फ्रॉड की दर बढ़ती जा रही है। डीआरआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड के मामले में 40% की बढ़ोतरी हुई है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं क्या है डीआरआई की रिपोर्ट में?
देखिए, सरकार लगातार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम चलाती है, लेकिन DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो सालाना रिपोर्ट आई है उसमें बड़े पैमाने पर ड्यूटी इवेजन का खुलासा हुआ है। जो DRI की सालाना रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इंपोर्ट रिलेटेड ड्यूटी इवेजन है उनमें 40% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। और ख़ास तौर से जो एक्सपोर्ट से जुड़े जो कई सारी स्कीम जो सरकार लगातार चलाती है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, MEIS, FMS, ACIS जैसे स्कीम्स हैं, इसमें लगातार गलत डिक्लेरेशन और धोखाधड़ी से ड्यूटी इवेजन करने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर देखें तो एक्सपोर्ट से जुड़े जो कमर्शियल फ्रॉड है करीब 187 मामले सामने आए हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक से जुड़े हुए जो ओवर वैल्यूएशन के मामले हैं वो करीब 49 दर्ज हुए हैं। इसके अलावा EPCG से जुड़े हुए 29, एडवांस लाइसेंसिंग से जुड़े हुए 27 फ्रॉड DRI ने पकड़े हैं। इसके अलावा गलत डिक्लेरेशन के कुल 42 मामले भी दर्ज हुए हैं। ACJT के साथ जो MP डंपिंग ड्यूटी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग, उसमें फ्रॉड या गलत काम करने के लिए एक तरह से कोशिश की है, जो कि पकड़े गए हैं। DRI की जो सालाना रिपोर्ट है अगर ओवरऑल देखें तो 40% की बढ़ोतरी इंपोर्ट रिलेटेड हुए हैं, क्योंकि अगर देखें तो पिछले साल जो ड्यूटी इवेजन का पूरा जो फिगर था वो 2810 करोड़ का था, जो इस साल बढ़कर अगर FY 21-22 में बात करें तो 3924 करोड़ हो गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 40% मामले बढ़े भी हैं। तो ये जो ड्यूटी इवेजन और तमाम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर मामले DRI की सालाना रिपोर्ट में दर्ज हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में कल 2 अहम मुकाबले खेले गए। क्रोएशिया और जापान का मुकाबला कांटे का रहा और दोनों टीमें तय और अतिरिक्त वक्त में 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद हुआ टूर्नामेंट का पहला पेनाल्टी शूटआउट, लेकिन शूटआउट में हीरो बनकर उभरे क्रोएशिया के गोलकीपर लिवाकोविक। उन्होंने जापान के 3 पेनाल्टी किक रोककर क्रोएशिया को अजय बढ़त दिला दी। इसके अलावा कल रात राउंड 16 का दूसरा मुकाबला हुआ दुनिया की नंबर 1 टीम ब्राजील और साउथ कोरिया के बीच। इस मैच में ब्राजील ने पूरी तरह से अपना दबदबा रखा और पहले ही हाफ में साउथ कोरिया पर 4 गोल दाग दिए। कोरिया ब्राजील के सामने ज्यादा कुछ दम नहीं दिखा पाया, फिर भी वो खेल खत्म होने से पहले 1 गोल मारने में कामयाब रहा। नतीजा 4-1 से ब्राजील के पक्ष में रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।